सोचिए, अगर कोई भीड़ से भागने वाला पजल मेकर अचानक पुलिस में अंडरकवर डिटेक्टिव बनकर घुस जाए और उसे खुद अपने ही भाई की गुमशुदगी और सिस्टम के अंदर छुपे राज सुलझाने पड़े, तो कहानी कितनी टेढ़ी और इंटरेस्टिंग हो सकती है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीबीसी की ब्रिलियंट डिटेक्टिव डॉमेट्री सीरीज लुडविग के पहले सीजन को। इस शो को IMDb पर 8.1 की स्ट्रॉन्ग रेटिंग मिली हुई है और रोटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स की तरफ से लगभग 97% तक की जबरदस्त अप्रूवल, साथ में ऑडियंस स्कोर भी 90% प्लस रेंज में है। अगर आपको स्मार्ट मिस्ट्री और हर एपिसोड के साथ जुड़ता हुआ एक बड़ा गहरा राज देखना है तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखना। जॉन ऐसा इंसान था जिसे भीड़ से जानलेवा डर लगता था। वो लगभग पूरा दिन अपने घर की 4 दीवारों के अंदर ही गुजार देता। ना कोई दोस्त, ना कोई सोशल लाइफ। उसका एक ही शौक और पेशा था, पजल डिजाइन करना। वही बनाकर वो बेचता और उसी से उसका गुजारा चलता। साथ ही आखिरी बार वो घर से तब निकला था जब अपने जुड़वा भाई जेम्स की शादी में गया था। खैर, अब एक दिन उसकी ये शांत बंद सी जिंदगी अचानक से हिल गई जब उसकी भाभी लूसी का फोन आया। लूसी चाहती थी कि जॉन उसकी एक बहुत ही जरूरी काम में मदद करे, लेकिन मामला इतना रहस्यमय था कि वो फोन पर ठीक से समझा भी नहीं पा रही थी। जॉन को घर से बाहर खींचने के लिए उसने सीधे उसके लिए ऑनलाइन कैब बुक कर दी। 140 किलोमीटर का सफर जॉन ने बिना ड्राइवर से एक शब्द बोले पूरा किया। अब भाई के घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका भतीजा कितना बड़ा हो चुका है। वहीं लूसी ने पूरा किस्सा सुनाया। कुछ समय से जेम्स का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। एक खास केस के बाद से वो लगभग अपने कमरे में कैद रहने लगा था। देर रात घर लौटना, चुप रहना, और फिर 3 दिन पहले तो वो घर लौटा ही नहीं। उसके बदले बस एक अजीब सा लेटर आया। उस चिट्ठी में पुराने जमाने वाला उसका बचपन का सीक्रेट कोड इस्तेमाल हुआ था। जेम्स ने उसमें लूसी के लिए अजीब अजीब और रहस्यमयी मैसेजेस छोड़े थे। उसने कहा कि एक जरूरी रेजिग्नेशन लेटर उसकी सीनियर को पहुंचा दे, किसी भी सहकर्मी पर भरोसा ना करे, और पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त उसे साफ हिदायत दी कि बच्चे को लेकर वहां से दूर चली जाए और कभी वापस ना आए। सब कुछ इतना अचानक और डरावना था कि लूसी खुद जेम्स के ऑफिस गई, शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वहां उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उसे सिर्फ एक बात याद थी, जेम्स हमेशा एक ऑरेंज नोटबुक रखता था। उसे यकीन था कि असली राज उसी नोटबुक में छुपा है और वो शायद पुलिस स्टेशन में ही रह गई होगी। इसलिए उसने जॉन से अजीब सी रिक्वेस्ट की, तुम जेम्स बनकर पुलिस स्टेशन जाओ। तुम दोनों हूबहू एक जैसे दिखते हो, कोई भी फर्क नहीं पकड़ पाएगा। वहां जाकर उस नोटबुक को ढूंढो और देखो कि असल में चल क्या रहा है। जॉन के लिए यह ख्याल ही डरावना था। वो भीड़ से बचने के लिए अपनी दुनिया ही छोटी कर चुका था। अब अचानक पुलिस स्टेशन में सबके बीच जेम्स का रोल निभाना उसे नामुमकिन लग रहा था। लेकिन बात सिर्फ उसके डर की नहीं थी। भाई, भाभी और बच्चे की सुरक्षा दांव पर थी। मना भी नहीं कर सकता था। तो आखिरकार उसने अपने आराम वाले खोल से बाहर कदम रखने का फैसला किया। अब अगली सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। बिल्डिंग में घुसते ही उसने देखा कि एक महिला ऑफिसर सीढ़ियों से सीधे उसकी तरफ आ रही है। ये वही सीनियर ऑफिसर थी जिसे जेम्स ने रेजिग्नेशन भेजने की बात कही थी। किस्मत से जॉन पहले से थोड़ा प्लान करके आया था। अपनी घबराहट छुपाने के लिए वो एक पल रुके बिना सीधे एलिवेटर के अंदर घुस जाता है। लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद थी। जेम्स का ऑफिस एक ओपन फ्लोर पर था, जहां तक पहुंचने के लिए उसे कई सहकर्मियों की डेस्क के बीच से होकर गुजरना था। जॉन ने अपनी चाल तेज की और सिर झुकाकर बस आगे की तरफ देखता रहा। उसे भरोसा था जब तक वो बात नहीं करेगा, आवाज से कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वो जेम्स के कैबिन तक पहुंचता है, उसका दिमाग चकरा जाता है। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट लूसी के बताए नाम से अलग थी। जिस कैबिन पर पहले जेम्स के भरोसेमंद साथी मैट का नाम होना चाहिए था, वहां अब कार्टर का नाम लिखा हुआ था। जॉन अभी बात को समझ ही रहा था कि इतने में खुद कार्टर उसके सामने आ गया। उसने बताया कि सुबह एक वकील अपने ऑफिस में मरा हुआ मिला है। उसके सीने में पेपर नाइफ घोंपा गया था। कुछ ही देर में जॉन को क्राइम सीन पर ले जाया गया। वहां सबसे पहले उसका सामना ऑफिसर साइमन से हुआ। अच्छी बात तो ये थी कि जॉन ने घर पर फाइलें पढ़ते समय नाम याद करके रखे थे। साइमन उसकी टीम का सबसे जूनियर ऑफिसर था। जॉन ने जेम्स की तरह बर्ताव करते हुए उससे कुछ प्रोफेशनल सवाल किए और बहाना बनाकर जल्दी वहां से हट गया ताकि ज्यादा बात ना करनी पड़े। इसके बाद उसने खुद उस वकील की लाश को देखा। खून से सना ऑफिस, बिखरे कागज और सीने में धंसा चाकू। ये सब देखकर वो अंदर तक हिल गया, लेकिन चेहरे पर ज्यादा रिएक्शन आने नहीं दिया। वापस मुड़ते ही उसकी मुलाकात ऑफिसर एलिस से हुई। वही ऑफिसर जिस पर जेम्स की सीनियर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। कम उम्र के बावजूद वो पुलिस एकेडमी की मजबूत पिलर मानी जाती थी।
जॉन ने केस रिपोर्ट में पढ़ी हर बात याद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने टीम से असल बातें सुनी तो उलझन और बढ़ गई। वो किसी को अपनी घबराहट का अंदाजा नहीं होने देना चाहता था। उसे लगा शायद मैं ये सब कर नहीं पाऊंगा। फिर उसे पता चला कि अपराध शुक्रवार शाम को हुआ था, जब ज्यादातर लोग काम खत्म करके जा चुके थे। अब तक बिल्डिंग में जो भी बचा था सबको शक की नजर से देखा जा रहा था। इसलिए पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा कर लिया। जॉन वहां बैठा तो सही, लेकिन टेंशन इतनी थी कि उसे बाकी लोगों की बातें जैसे दूर से आती आवाजों की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में उसने बहाना बनाया कि कमरे में बहुत गर्मी लग रही है और बाहर निकल गया। वो लगभग तय कर चुका था कि वो लूसी को फोन करके कह देगा, मैं ये सब संभाल नहीं पा रहा, मुझे वापस घर जाना होगा। तभी उसकी नजर उन इन्वेस्टिगेशन नोट्स पर पड़ती है, जहां अलग अलग गवाहों और संदिग्धों के बयान समय और जगह के हिसाब से लिखे गए थे। अचानक उसे महसूस होता है ये सब उसकी पजल की ग्रिड जैसा दिख रहा है। यहीं से उसके अंदर कुछ बदल सा गया। डर की जगह एक जाना पहचाना सा कॉन्फिडेंस जागा, वही जो उसे पजल बनाते या हल करते वक्त महसूस होता था। वो तुरंत मीटिंग रूम में लौटा, व्हाइट बोर्ड उठाया और सातों संदिग्धों के बयान एक टाइम लाइन पर क्रोनोलॉजिकली लिखने लगा। किसने कब क्या देखा, कौन कब कहां था और किसने किससे बात की। साथ साथ उसने बोर्ड पर हर व्यक्ति के सस्पेक्ट होने की संभावना भी अपने अंदाज में मार्क करनी शुरू कर दी। उसने हॉरिजॉन्टल लाइंस से समय और वर्टिकल कॉलम से लोगों की पोजीशन और स्टेटमेंट्स को मिलाकर जैसे किसी क्रॉसवर्ड या लॉजिक पजल की तरह एक एक करके विरोधाभास निकालने शुरू कर दिए। तभी कुछ मिनटों की इस गणित के बाद उसके सामने एक नाम साफ उभर आया। वही व्यक्ति जिसे सबने शुरुआत में ही लगभग क्लीन चिट दे दी थी और जिसे जॉन ने अपने नोट में सिर्फ बी नाम से मार्क किया था। उसे अभी तक किलर का मोटिव नहीं पता था, लेकिन पैटर्न इतना स्ट्रांग था कि उसे पूरा यकीन था असली कातिल वही है। कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। जैसे ही उस औरत पर सवालों की बौछार शुरू हुई, दबाव में आकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो टूट गई और सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका नाम सारा था। सारा ने बताया कि वो पिछले 6 सालों से उस लॉयर के साथ सीक्रेट अफेयर में थी। जब उस आदमी ने रिश्ता खत्म करने की बात की तो वो अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और प्रक्रिया में उसने उसे ही मार डाला। बाहर से देखने पर जो केस बहुत उलझा हुआ लग रहा था, जॉन के लिए वो सचमुच एक पजल की तरह सुलझ गया। केस क्लोज होने के बाद जॉन वापस जेम्स के ऑफिस में गया। सबसे पहले उसकी नजर लेटेस्ट पर्सनल लिस्ट पर पड़ी। टीम के नाम, पोस्टिंग, सब कुछ। उसने तुरंत वो लिस्ट मोड़कर अपनी जैकेट में रख ली। उसे लगा जेम्स के गायब होने का धागा शायद यहीं से जुड़ता हो। फिर उसने लूसी के बताए हुए ऑरेंज नोटबुक को ढूंढना शुरू कर दिया। एक ड्रॉअर खींचा तो वो अटक गया। उसने हाथ अंदर डालकर टटोला तो उंगलियां किसी मोटी डायरी से टकराई। वही ऑरेंज नोटबुक थी। नोटबुक के पन्ने घनी लिखावट, अजीब अजीब चिन्हों और सिंबल से भरे हुए थे, जिन्हें वो उस समय तुरंत समझ नहीं सका। तभी बाहर से उसकी सीनियर की आवाज आई जो उसे बुला रही थी। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके सहकर्मी खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, जैसे किसी हीरो की एंट्री हुई हो। सारा से हुई आगे की पूछताछ ने जॉन की थ्योरी को पूरी तरह से सही साबित कर दिया था। हालांकि उसका तरीका बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल अलग, पजल किताबों वाला था। फिर भी उसके सुपीरियर्स ने खुले दिल से उसकी तारीफ की। पहली बार उस भीड़ से डरने वाले पजल मेकर ने महसूस किया कि शायद वो बाहर की दुनिया में भी कुछ काम का साबित हो सकता है। शाम को घर लौटकर जॉन ने रूसी को वो ऑरेंज नोटबुक दिखाई, लेकिन उसके भीतर भरे घने सिंबल और कोड वो भी नहीं पढ़ पाई। दोनों को लगा कि जेम्स शायद किसी बड़े राज की तहकीकात कर रहा था। जॉन ने तुरंत तय किया कि वो अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन जाएगा और खुद आगे की जांच जारी रखेगा। उस रात उसने अपने तरीके से एक दीवार पर पूरा पजल बोर्ड बना दिया। जेम्स के गायब होने से जुड़े हर व्यक्ति के नाम, घटनाओं की कड़ी और नोटबुक के सभी अजीब से सिंबल वहां लिखकर जोड़ दिए। अब जेम्स की गुमशुदगी की मिस्ट्री सुलझाने के लिए जॉन ने ठान लिया कि वो पूरी तरह से जेम्स की पहचान में घुस जाएगा। उसी बोर्ड पर उसने एनक्रिप्टेड तरीके से अपना नाम भी शामिल किया और ये नाम था लुडविक, जो उसका पजल क्रिएटर पेट नेम था और इसी से सीरीज का टाइटल भी पड़ा। अब अगले दिन हिम्मत जुटाकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। भीड़ भाड़ वाले एलिवेटर में फंसने से बचने के लिए वो पहले रिसेप्शन डेस्क के पास जाकर खड़ा हो गया। खुद को शांत दिखाने के लिए वो वहां लगे पोस्टर और एडवर्टीजमेंट की तारीफ करते हुए बिल्कुल कैजुअल बनने की कोशिश करता रहा और तब तक इंतजार करता रहा जब तक लिफ्ट पूरी तरह से खाली नहीं हो गई। जैसे ही मौका मिला वो लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी सामने जेम्स की सीनियर ऑफिसर से आमना सामना हो गया।
थोड़ी सी बातचीत में ही जॉन को जेम्स के गायब होने से जुड़े अहम सुराग मिल गए। उसे पता चला कि सिंक्लेयर इंसिडेंट नाम के एक केस के बाद से जेम्स और उसके पार्टनर मैट पर ऊपर से प्रेशर डाला गया कि इन दोनों में से किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आखिर में जेम्स के भरोसेमंद टीममेट मैट ने रिजाइन दे दिया। इसी वजह से जॉन को ऑफिस में मैट के कैबिन की जगह अब कार्टर का नाम दिखाई दे रहा था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए लूसी ने जॉन को कहा कि वो जेम्स के ऑफिस में जाकर उसके कंप्यूटर की भी जांच करे। जॉन जानता था कि कंप्यूटर में अहम क्लू हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स किसी मिडिल स्कूल के बच्चे के जैसी थी। वो तो सिस्टम ऑन तक नहीं कर पा रहा था। किस्मत से उसने गलती से माउस छू लिया और कंप्यूटर स्लीप मोड से जाग गया। स्क्रीन पर जॉन ने देखा कि जिस दिन जेम्स गायब हुआ था उस दिन उसने कई लोगों को कॉल किए थे, कुछ पुराने कर्मचारियों को, कुछ नई भर्तियों को। फिलहाल जॉन को समझ में नहीं आया कि इस पैटर्न में खास क्या है, लेकिन उसने कॉल हिस्ट्री में दिख रहे आखिरी नंबर को अपनी कलाई पर लिख लिया। पिछला पेज बंद करते ही स्क्रीन पर एक सर्च बार खुला तो उसने तुरंत उसमें सिंक्लेयर टाइप किया। हैरानी की बात यह थी कि सिंक्लेयर केस पहले ही बंद हो चुका दिख रहा था। जॉन को डिटेल्स चाहिए थी, लेकिन उसके लिए जेम्स का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कोड जरूरी था, जो कि उसके पास नहीं था। तभी बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। पार्टीशंस के ऊपर से झांककर उसने देखा कि उसका सहकर्मी कार्टर एक औरत को चुप करा रहा होता है, जो कि अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी। उसके जाते ही कार्टर सीधे जॉन के पास आया और उसे बताया कि उसका पति कंपनी ट्रिप पर गया था। पिछली रात उसने पत्नी को एक अजीब सा फोन किया और उसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद ये केस उनकी टीम के पास आ गया था। जॉन ऊपर से कागजों में बिजी होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से इस नए केस को लेकर बहुत ही उत्साहित था, जैसे किसी नए इंटेलेक्चुअल गेम का डिजाइन सामने आया हो। कुछ देर के बाद जॉन और उसकी टीम उस होटल में पहुंचे जहां वो आदमी आखिरी बार देखा गया था। ये एक प्राइवेट, थोड़ा पुराना स्टाइल का होटल था। रिसेप्शन संभालने वाली मालकिन ने बताया कि गायब होने वाले शख्स का नाम पीटर है। उसने एक हफ्ते के लिए कमरा लिया था ताकि अपने स्टाफ के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा ले सके, लेकिन पिछली शाम लगभग 7 बजे वो बिना औपचारिक चेकआउट के जल्दी इकट्ठा चला गया। उसके साथ आए 3 कर्मचारी अभी भी वहीं थे और एक स्किल इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ले रहे थे। जॉन ने जब उन तीनों से पूछताछ की तो बस इतना पता चला, डिनर के समय बॉस की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि उसकी कार गायब है। वो नाश्ते पर भी नहीं आया। वहां से ज्यादा ठोस सुराग नहीं मिला। किस्मत से रिसेप्शन डेस्क के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब फुटेजेस देखी गईं तो पता चला कि हर दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक की सारी रिकॉर्डिंग गायब है और अगले दिन सुबह 8 बजे से वीडियो फिर से शुरू होती है। यानी रोजाना 11 घंटे की फुटेजेस मिसिंग थी, क्योंकि होटल ओनर सोने से पहले पूरे सिस्टम की पावर बंद कर देती थी। इसी बीच ऑफिसर एलिस ने पता लगाया कि मिसिंग आदमी जिस कंपनी में काम करता था वो हेल्थ केयर सेक्टर में हाई एंड स्पा की मेंबरशिप कार्ड बेचती थी। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि वो स्पा असल में बने ही नहीं थे। वेबसाइट पर लगी सारी तस्वीरें फेक थी। संभव था कि पीटर ने लोगों से महंगी मेंबरशिप फीस वसूली, फिर उन्हीं पैसों से कहीं और स्पा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हो। ये भी सामने आया कि ये उसका पहला गैर कानूनी काम नहीं था। 1 साल पहले वो एक म्यूजिक फेस्टिवल में टिकट स्कैल्पिंग करके अच्छी खासी ठगी कर चुका था और पिछले 6 सालों में वो 4 कंपनियों को दिवालिया कर चुका था। साफ था पीटर एक प्रोफेशनल ठग था जो पैसा बनाकर नई पहचान लेकर अगला घोटाला शुरू कर देता था। जब टीम ने जॉन से उसकी राय पूछी तो वो जवाब देने के बजाय सीसीटीवी से निकाली गई इमेज पर टकटकी लगाए बैठा रहा। उसे महसूस हो रहा था कि 2 फ्रेम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फर्क पकड़ में नहीं आ रहा था। घर लौटने, डिनर करने, सबके बीच भी उसका दिमाग उन्हीं 2 तस्वीरों के बीच के अंतर में फंसा रहा। ये देखकर लूसी हैरान रह गई। जॉन अपने भाई की गुमशुदगी की बजाय एक मिसिंग पर्सन केस की इन्वेस्टिगेशन में खोया हुआ था। तभी अचानक जॉन को सिंक्लेयर नाम याद आया। लूसी ने बताया कि उसने कभी अपने पति के मुंह से ये नाम नहीं सुना था। सुबह दोनों मिलकर ऑरेंज नोटबुक के सिंबल समझने की कोशिश कर चुके थे और ये भी सोच रहे थे कि जेम्स के फोन में पुलिस चीफ की चुपके से ली गई फोटो आखिर क्यों है। इस कड़ी में लूसी जेम्स के पुराने टीममेट मैट से मिलने पहुंची, लेकिन पता चला कि वो 1 महीने पहले ही घर बदलकर कहीं और चला गया है। उसी सुबह उनकी जांच का पहला ठोस मोड़ तब मिला जब उन्होंने जॉन की कलाई पर लिखे नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने के बजाय सिर्फ एक पुरानी सी ऑटोमेटेड वॉइस रिकॉर्डर की आवाज आई। आजकल कोई उस तरह की मशीन लगभग इस्तेमाल नहीं करता जो बात को और संदिग्ध बनाती थी। कुछ समय के बाद एलिवेटर में जॉन ने नोटिस किया
कि कार्टर को शेरिफ जिगलर का कॉल आया है, लेकिन सामने उसने झूठ बोल दिया कि ये उसकी बेटी का फोन है। अब पूरे मामले में कौन सा राज छुपा है ये साफ नहीं था, लेकिन साफ ये था कि पढ़ते कई हैं। इधर पीटर के केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने ही लगी थी कि पुलिस स्टेशन के भीतर कई तनाव भरी घटनाएं एक साथ घटने लगी और जॉन समझ गया कि जेम्स की गुमशुदगी, सिंक्लेयर केस, कार्टर, जिगलर और अब पीटर, ये सब के सब शायद एक ही बड़े पजल के अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें उसे अब जोड़ना ही पड़ेगा। पीटर के केस की इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि जिस दिन वो गायब हुआ उसी दिन उसने आधिकारिक तौर पर दिवालिया होने की घोषणा कर दी थी। होटल में जिन 3 लोगों पर शक था वो तीनों सेल्समैन थे जिन्हें पीटर ने ऊंची सैलरी और चमकदार भविष्य का लालच देकर नौकरी पर रखा था, लेकिन असल में वो उन्हें भी बेवकूफ बना रहा था। उधर पुलिस को उसकी कार एक खड़ी चट्टान यानी क्लिफ के पास मिलती है, वही जगह जहां लोग अक्सर आत्महत्या करने जाते थे। कार्टर ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि शायद अपने किए की सजा से घबराकर पीटर ने कोई घातक कदम उठा लिया हो, लेकिन जॉन को उसकी पत्नी का आया वो अजीब सा फोन कॉल खटक रहा होता है। पीटर ने पत्नी से ये नहीं कहा था कि सामान लेकर क्लिफ पर आओ या कहीं मिलो, यानी मामला सामान्य नहीं लग रहा था। जॉन और टीम फिर से होटल लौटे और बाकी तीनों सहकर्मियों से दोबारा बात की। जब उन्हें पता चला कि पीटर असल में ठग था तो वो घबरा गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से 500 पाउंड्स उधार लेकर इस कंपनी को ज्वाइन किया था, क्योंकि उन्हें हाई प्रॉफिट, बड़ी कमाई का सपना दिखाया गया था, यानी वो भी धोखे के शिकार थे। यहाँ तक कि वो मोटिवेशन टीचर जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था उसे भी उसकी फीस नहीं मिली थी, वो भी एक तरह का विक्टिम ही निकला। इसके बाद जॉन और कार्टर ने तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ शुरू की और तब पूरा बैकग्राउंड सामने आया। वो तीनों हाल ही में जेल से रिहा हुए एक्स क्रिमिनल्स थे जिन्होंने प्रोबेशन ऑफिस के बाहर लगे एक लैंप पोस्ट पर ये जॉब वाला विज्ञापन देखा था। सुनहरे बालों वाली लड़की एक जेब कतरी थी। एक आदमी ने अपनी एक्स वाइफ पर हमला किया था और दाढ़ी वाले ने शराब पीकर बाइक सवार को चोट पहुंचा दी थी। वो सब सच में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन यहाँ उनकी पहली ही नौकरी हाथ से निकलती दिख रही थी। ऊपर से सबकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा था कि सब केवल पीड़ित हैं, कोई भी हत्यारा नहीं। और इसी तरह से जांच वहीं अटक गई। नोटबुक का पहला पन्ना साफ सुथरे तरीके से फाड़ा गया था। पीछे बचे हुए निशानों से उसे सिंक्लेयर केस से जुड़ी अधूरी सी जानकारी दिखी, जैसे कुछ फोन नंबर वगैरह लिख रहे हों जो अब गायब हैं। ये उनके लिए बड़ा सुराग था। जॉन नोटबुक लेकर फिर से जेम्स के कंप्यूटर पर बैठा। उसने उन अधूरे निशानों और सिंबल्स को ध्यान से देखा, अंदाजा लगाया कि वो किस अक्षर या शब्द का पैटर्न है और उन्हें जेम्स की सीनियर की लॉगिन आईडी में पासवर्ड के रूप में ट्राई किया और पासवर्ड सचमुच काम कर गया। इसके बाद उसे सिस्टम में सिंक्लेयर केस की पूरी फाइल मिल गई। उसके पास बैठकर सब आराम से पढ़ने का समय नहीं था, इसलिए उसने पूरी फाइल तुरंत प्रिंट कर ली और पेपर को नोटबुक के साथ रख दिया। तभी उसकी नजर पड़ी कि नोटबुक के रैपिंग पेपर की तह हल्की सी तिरछी है और उसी क्षण उसे जैसे बिजली सी कौंधी। उसे सीसीटीवी के दोनों फ्रेम का फर्क समझ में आ गया। उसी समय उसने देखा कि पीटर के बैंक अकाउंट से किसी भी तरह की कैश विड्रॉल नहीं हुई थी, जबकि होटल ओनर जिद से कह रही थी कि उसे एडवांस डिपॉजिट पहले ही मिल चुका है। ये बात मेल नहीं खाती। जॉन ने तुरंत अपने जूनियर साइमन को आदेश दिया कि होटल के सभी संदिग्धों को फिर से वहीं इकट्ठा किया जाए। खुद वो और कार्टर होटल ओनर से सीधी बात करने पहुंचे। जॉन ने समझाया कि सीसीटीवी इमेजेस में असली फर्क रिसेप्शन डेस्क के पीछे की दीवार का है। पुरानी तस्वीर में वहां पीछे किचन जैसा हिस्सा दिखता था, जबकि नई इमेज में वही जगह एक वॉलपेपर से ढकी हुई है। असल में वो सिर्फ पतला सा प्लास्टर बोर्ड था जिसके पीछे पुराना किचन बंद कर दिया गया था। जब स्टाफ ने उस बोर्ड को काटा तो भीतर से सफेद कपड़े के रोल जैसी चीज से तेज सड़ांध की बदबू आने लगी। थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि उसके अंदर लिपटी हुई लाश उसी मिसिंग कॉन आर्टिस्ट पीटर की थी। ये देखकर सब दंग रह गए। अब परतें खुलने लगी। करीब 1 साल पहले पीटर ने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पर योजनाएं बेची थी। होटल ओनर ने उस पर भरोसा करके अपना सब कुछ लगा दिया था और वो लग्जरी रिजॉर्ट की हाई एंड मेंबर बन गई। वो भी उसके झांसे में फंस गई थी, लेकिन वो अकेली गुनहगार नहीं थी। वहां मौजूद लगभग सभी लोग इस अपराध में किसी न किसी रूप में शामिल थे। जब तीनों सेल्समैन्स को पता चला कि पीटर की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है तो उसी शाम डिनर टेबल पर उन्होंने अपने 500 पाउंड वापस मांगे। पीटर घबरा गया, सामान पैक करके होटल छोड़कर भागने लगा। जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए दौड़ा, वो तीनों सामने आकर टकरा गए। धक्का मुक्की में पीटर गिर पड़ा
और उसका सिर उस गंदे वास से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। घबराए हुए तीनों समझ नहीं पाए कि करें क्या। तभी होटल ओनर ने पूरा मंजर देख लिया। वो भी पीटर की ठगी की मार झेल चुकी थी। उसने लाश को छुपाने का प्लान बनाया। सबसे पहले उसने रिसेप्शन एरिया के सीसीटीवी बंद किए और हर रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक की सारी फुटेज डिलीट कर दी ताकि कोई भी मूवमेंट रिकॉर्ड ना रहे। चारों ने मिलकर दीवार का हिस्सा काटा, लाश को पुराने किचन में छुपाया, फिर जल्दी से नई वॉलपेपर लगाकर सब कुछ ढक दिया। इसके बाद पीटर की कार को लेकर वो 4 घंटे दूर उस क्लिफ तक गए। कार वहां छोड़ी और वापस लौटकर सुसाइड जैसा नकली सबूत तैयार कर दिया। इस पूरी कहानी में वो बस मोटिवेशनल टीचर ही एकदम निर्दोष निकला। उसे न ठगी का पता था न मौत की सच्चाई का। फिर भी विडंबना ये थी कि वो गर्व से कहता रहा कि उसकी ट्रेनिंग से ये एक्स क्रिमिनल अब टीम की तरह काम करना सीख गए हैं, जबकि उसकी टीम वर्क का नतीजा हत्या और कवर अप था। आखिरकार सब पकड़े गए और पीटर का केस आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। जॉन को मजबूरी में विक्टिम के परिवार को ये कड़वी खबर देना भी सीखना पड़ा। घर लौटते समय उसके मन में और भी शक पैदा हो चुके थे। उसे लगने लगा कि जेम्स ने अपनी गुमशुदगी से पहले जो सारे क्लूज छोड़े थे वो किसी बड़े पहले से सोचे समझे प्लान का हिस्सा हैं। सिंक्लेयर केस को फाइलों में इस रूप से बंद किया गया था कि जैसे एक चोर ने घबराहट में किसी को मार डाला हो। पुलिस ने आरोपी पकड़ लिया और मामला खत्म। लेकिन जब जॉन ने रिकॉर्डिंग्स का जिक्र किया तो उसके पास बैठे उसके भतीजे को अचानक याद आया कि जेम्स के ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होता था। उसी समय लूसी ने ऑनलाइन सिंक्लेयर केस की जानकारी खोजी और देखकर दंग रह गई। क्राइम सीन की तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जेम्स के फोन में सेव थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने जेम्स के ऑफिस वाले रिकॉर्डिंग डिवाइस की रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर से प्रिंट की गई सिंक्लेयर केस की रिपोर्ट की तारीखें मिलाई। दोनों में एक दिन का फर्क था। पहली रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सिंक्लेयर केस का लीड डिटेक्टिव जेम्स ही था और उसमें किसी चोरी का जिक्र नहीं था। लेकिन अगले दिन की रिपोर्ट में पूरा कंटेंट बदल चुका था, केस का नैरेटिव भी और सबसे अहम बात सिग्नेचर भी। जेम्स के नाम की जगह अब किसी शेरिफ जिगलर का नाम और साइन दर्ज थे। जॉन ने जैसे ही रिपोर्ट्स में बदले हुए सिग्नेचर और शेरिफ जिगलर का नाम देखा तो उसे तुरंत याद आया कि लिफ्ट में कार्टर को आए उस फोन कॉल के डिस्प्ले पर भी जिगलर का ही नाम था। लेकिन कार्टर ने झूठ बोलकर इसे अपनी बेटी का कॉल बता दिया था। शेरिफ जिगलर उनका टॉप लेवल सीनियर ऑफिसर था। लेकिन अब जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि जिगलर, कार्टर और उनकी सीनियर ऑफिसर के बीच में आखिर कनेक्शन क्या है और क्या इन तीनों का सिंक्लेयर केस और जेम्स की गुमशुदगी से भी कोई सीधा रिश्ता है या नहीं। जॉन और लूसी ने तय किया कि अब वो इन्वेस्टिगेशन को बांटकर आगे बढ़ाएंगे। लूसी ने सिंक्लेयर केस के हाउस ब्रेकिंग और मर्डर वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। वो रिपोर्टर बनकर उस चोर की मां से मिलने गई जिसे इस केस में दोषी ठहराकर जेल भेजा गया था। सिंक्लेयर एक ऐसी ब्लॉगर थी जो इंटरनेट पर अपने भड़काऊ, गुस्से भरे और विवादित बयानों की वजह से मशहूर हो गई थी और जेम्स ने ही उसकी हत्या की शुरुआती जांच की थी। उधर जॉन का फोकस कार्टर पर था क्योंकि शेरिफ जिगलर अक्सर उसे प्राइवेट मीटिंग्स के लिए बुलाता था और कुछ रहस्यमय बंद कमरे वाली बातें करता था। कई दिनों तक साथ केस पर काम करने, बातें करने और जॉन के अनोखे इन्वेस्टिगेशन स्टाइल को देखने के बाद कार्टर धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा। आखिर उसने अपना दिल हल्का करते हुए बताया कि उसकी मंगेतर की अचानक मौत हो गई थी और वो मंगेतर जिगलर की ही जैविक बेटी थी, यानी जिगलर उसका फ्यूचर ससुर था। इसलिए दोनों के बीच नॉर्मल से ज्यादा नजदीकी और कोजी रिश्ते दिखते थे और वही उसे तेजी से प्रमोट भी करवा रहा था। सिंक्लेयर केस की वजह से पुलिस स्टेशन में स्टाफ की भारी कमी हो गई थी, इसलिए कार्टर को अपना पुराना पसंदीदा वर्क प्लेस छोड़कर जेम्स का नया पार्टनर बनना पड़ा था। वहीं लूसी सिंक्लेयर केस में क्रिमिनल ठहराए गए चोर की मां से मिली। मां का दावा था कि उसका बेटा बेगुनाह है। क्राइम वाली रात वो दोनों घर पर ही थे, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि क्राइम सीन पर बेटे के डीएनए और फिंगरप्रिंट मिले थे और गवाहों ने भी उसे सिंक्लेयर के घर से निकलते हुए देखा था। सब कुछ ऐसा सेट किया गया था कि ऐसा लगे जैसे वही असली कातिल है। बेटे के पुराने चोरी के केसेस होने की वजह से वकील ने भी सलाह दी कि वो अपराध स्वीकार कर ले ताकि सजा कम हो जाए। थोड़े समय के बाद लूसी को उसके बेटे से जेल में फोन पर बात करने की इजाजत मिली। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये पूरा सिंक्लेयर केस पहले से रची गई साजिश था। किसी ताकतवर ने पर्दे के पीछे से एक बेखौफ ब्लॉगर को मरवाया, एक छोटे चोर को फंसाया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी जानबूझकर मोड़ दिया। सिंक्लेयर केस पर काम कर रहे एक ऑफिसर को गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया और दूसरा यानी जेम्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।
शाम को जब जॉन घर लौटा तो उन्हें खबर मिली कि जिस चोर को सिंक्लेयर केस में दोषी ठहराया गया था वो जेल में अचानक मरा हुआ मिला है। आधिकारिक रूप से इसे खुदकुशी बताया गया। अब जॉन और लूसी दोनों को लगा कि उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, शायद लूसी का पीछा किया जा रहा है। जॉन का शक सही था। उसी समय एक आदमी कार में बैठा कैमरा लेकर उनके घर की तरफ निगाहें गड़ाए हुए था। अगले दिन जॉन को लगा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट की एक लड़की होली उसे अजीब तरीके से फॉलो कर रही है। पुलिस स्टेशन में पहले ही दिन से वो इत्तेफाक से बार बार उसके रास्ते में आ जाती थी। जब ऑफिस में लूसी उससे मिलने आई थी तब भी होली वही थी और उसने चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। एक बार जब जॉन सिंक्लेयर केस की फाइल अकेले पढ़ रहा होता है तो होली सिस्टम अपग्रेड और पैचिंग का बहाना बनाकर उसके ऑफिस में घुस आई। जॉन घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वो उसके लॉगिन ट्रेस को ना पकड़ ले। मजबूरी में उसने अपने कंप्यूटर का पावर अचानक से काट दिया, जैसे स्क्रीन पर कुछ आपत्तिजनक या पोर्नोग्राफी कंटेंट छुपा रहा हो। इस वजह से ऑफिस में उसके बारे में हल्की फुल्की गॉसिप भी शुरू हो गई। उसी शाम जब जॉन घर लौटने लगा तो वो चौंक गया। हॉली उसकी बिल्डिंग के बाहर कार में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, पता नहीं कब से। उसने बताया कि उसे काफी समय से शक था कि जॉन पुलिस चीफ के अकाउंट का इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एक्सेस कर रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी ने सिस्टम से सारे एक्सेस ट्रेसेस मिटा दिए थे। जॉन समझ नहीं पाया कि उसने उसकी मदद क्यों की। हॉली बस हल्की सी चेतावनी देती है, दोबारा मत करना। जॉन के मन में सवाल उठा, इस छोटे से पुलिस स्टेशन के अंदर और कितने राज दफन हैं। घर लौटकर उसने जेम्स के पुराने केस फाइल्स उठाए और एक एक करके पढ़ना शुरू कर दिए ताकि उसकी हैंडल की हुई किसी इन्वेस्टिगेशन में इस बड़ी मिस्ट्री का कोई सुराग मिल जाए। तभी उसे एक रहस्यमयी फोन कॉल आया। दूसरी तरफ का आदमी कड़के लहजे में उसे चेतावनी दे रहा था कि इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक दे और पूछ रहा था कि जेम्स वापस क्यों आया। जॉन कुछ पूछ पाता इससे पहले ही कॉल कट हो गया। साफ था कि सामने वाले ने उसे जेम्स समझा, यानी जेम्स को भी पहले यही धमकी भरे कॉल्स आते रहे होंगे। ये वो कौन है जानने के लिए जॉन तुरंत लूसी से बात करने पहुंचा, लेकिन असली जवाब उन्हें अगली सुबह मिला। जेम्स के बेटे ने चुपके से हैकर स्टाइल कोड का इस्तेमाल करके उसके फोन का डेटा निकाल लिया था और कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस कर लिए थे। वो रहस्यमयी नंबर जूलियन बार्टली नाम की एक औरत के नाम पर रजिस्टर्ड था। लूसी को ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि ये औरत 8 घंटे पहले ही एक खास एड्रेस पर पहुंची है। लूसी को अचानक याद आया कि वो अपने पति के एक पुराने सहकर्मी की शादी में गई थी। शायद उस शादी में दुल्हन का नाम ही जूलियन बार्टली था। वो अपने बेटे को लेकर तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकलती है। ये एक सी साइड वेकेशन होम था जहाँ जूलियन फिलहाल ठहरी हुई थी। वहाँ पहुंचकर लूसी ने जूलियन से मुलाकात की और तब जाकर राज खुला कि ये नंबर असल में जेम्स के सबसे भरोसेमंद पूर्व टीममेट मैट के पास था, जिसे सिंक्लेयर केस से हटाकर बाहर कर दिया गया था। वही जेम्स को कॉल कर रहा था। मैट ने सिंक्लेयर केस के बारे में कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। उसकी घबराहट उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो किसी बड़ी ताकत से डरा हुआ है। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और बात वहीं खत्म कर दी। दूसरी तरफ रात में जॉन फिर से अकेला पुलिस स्टेशन लौटा और फाइलों पर बैठकर केस का विश्लेषण करने लगा। तभी होली गुस्से में उसके ऑफिस में घुस आई। उसने जॉन पर आरोपों की बौछार कर दी। बार बार कहने लगी कि उन्हें ऐसे दिखावा करना होगा जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने पुराने रिश्ते का हवाला देते हुए पूछा, तुम्हें याद है उस दिन जेम्स ने मुझे किस किया था? उसने दावा किया कि जेम्स और उसके बीच सीक्रेट रिलेशनशिप थी। बदकिस्मती से पूरा सीन साइमन ने देख लिया, वही जूनियर ऑफिसर जो जेम्स को हीरो की तरह मानता था। जॉन के लिए ये शॉकिंग था। उसे पता ही नहीं था कि होली का ये व्यवहार जेम्स के साथ किसी कथित रोमांटिक संबंध की वजह से है या वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रही है। वो हैरानी में चुप खड़ा रहा जब तक कि होली गुस्से में दरवाजा पटककर बाहर नहीं चली गई। सबसे ज्यादा टूटना साइमन के लिए था। एक यंग पुलिस ऑफिसर जो हमेशा जेम्स को रोल मॉडल मानता था, अब उसे लगा कि उसका आइडल किसी गुप्त ऑफिस अफेयर में शामिल था। इधर जॉन की इन्वेस्टिगेशन जैसे दीवार से टकरा गई थी। न मैट कुछ बोल रहा था और न ही सिंक्लेयर फाइल्स में आगे का लिंक साफ दिखाई दे रहा था। उधर लूसी को भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। दोनों की जांच फिलहाल एक डेड एंड पर खड़ी मालूम हो रही थी, जैसे पजल की सारी लाइनें मिलकर भी आखिरी टुकड़े तक पहुंचने से पहले ही रुक गई हों। लूसी के जाने के बाद जो मिस्ट्री चल रही थी वो अचानक आए एक फोन कॉल से पूरा मोड़ लेती है। ये कॉल खुद होली का होता है जो लूसी को मिलने के लिए बुलाती है और लूसी तुरंत कार लेकर घर से निकल जाती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि जेम्स की सीनियर खुद उसके घर आई है। खबर चौंकाने वाली है। होली अपने अपार्टमेंट में मरी हुई पाई गई है
और जेम्स की पत्नी यानी लूसी को उसी के मर्डर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे क्राइम सीन पर पकड़ा गया था। हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। गवाह और सबूत इतने स्ट्रांग हैं कि अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि अंडरकवर डिटेक्टिव जॉन अपनी भाभी की बेगुनाही कैसे साबित करेगा। लेकिन नियम के मुताबिक आरोपी से रिश्तेदारी होने पर जॉन को इस केस की ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती। उसे सिर्फ इतना बताया जाता है कि विक्टिम उसकी सहकर्मी होली है। होली की पड़ोसी के अनुसार पहले झगड़े और चीख पुकार की आवाजें आईं। फिर उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची तो लूसी को अपार्टमेंट से निकलते देखा। उसके हाथ में खून लगा हुआ चाकू था। जॉन को शक से बचाने के लिए उसे ऑफिस में ही रोक दिया जाता है, लेकिन अंदर से उसे पूरा विश्वास है कि लूसी कातिल नहीं हो सकती। कुछ देर के बाद उसे अपने साथी कार्टर का कॉल आता है, पर दूसरी तरफ कार्टर नहीं, खुद लूसी होती है। दरअसल पूछताछ के दौरान कार्टर को पता चलता है कि लूसी उस रात बाहर गई थी और अपने बचाव के लिए चाकू साथ लेकर निकली थी। जब वो होली के घर पहुंची तो उसे होली पहले से खून से लथपथ जमीन पर पड़ी मिली थी। उसे पुलिस स्टेशन के किसी भी शख्स पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो जॉन के अलावा किसी से बात करना नहीं चाहती। किस्मत से कार्टर कुछ पानी लेने के बहाने 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाता है। वो जानबूझकर अपना फोन अनलॉक करके मेज पर उल्टा रख देता है और बाहर जाकर इंतजार करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर लूसी जॉन को फोन लगाती है। वो जोर देकर कहती है कि उसने बस होली के बारे में सुना था, उससे पहले कभी मिली नहीं थी और कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है। उसे तो ये तक शक है कि पूरा पुलिस स्टेशन किसी इनविजिबल पावर की कंट्रोल में है। जॉन समझाता है कि इस बार सिर्फ पजल लॉजिक से काम नहीं चलेगा। सही नतीजे तक पहुंचने के लिए खुद क्राइम सीन को देखना भी जरूरी है। लेकिन बात पूरी हो उससे पहले ही लूसी को कॉल काटना पड़ता है। उसके खिलाफ नए सबूत आ चुके हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है कि लूसी के हाथ में जो चाकू था वही मर्डर वेपन है। उधर ऑफिसर साइमन ये थ्योरी खड़ी करता है कि लूसी के पास होली को मारने का मोटिव हो सकता है, यानी जेम्स और होली के बीच कथित सीक्रेट अफेयर से जलन। कुछ ही देर बाद जॉन को हथकड़ी लगाकर इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। जब उसे होली के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तो वो झूठ का खेल खत्म कर देता है और साफ साफ मान लेता है कि वो जेम्स नहीं जॉन है, जो अपने जुड़वा भाई की पहचान को लेकर पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था। उधर क्राइम सीन पर जेम्स की सीनियर को एक और बड़ा झटका मिलता है। होली के घर की दीवार पर जेम्स और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी, फोटो, नोट्स चिपके हुए हैं, जैसे किसी ने उनकी पूरी लाइफ को बोर्ड पर मैप कर रखा हो। और डेस्क पर एक फाइल पड़ी है जिस पर उसी सीनियर ऑफिसर का अपना नाम लिखा है। वो तुरंत सख्त आदेश देती है कि किसी भी चीज को हाथ ना लगाएं, क्योंकि अब उसकी खुद की भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी लिमिट कर दी गई है। उन्हें बाहर से आने वाली एक प्रोफेशनल टीम का इंतजार करना होगा। साफ है इस केस में ऐसे राज हैं जिन्हें पब्लिक के सामने लाना ऊपर वालों को मंजूर नहीं। जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकलते हैं एक नया क्लू सामने आता है। होली का बॉयफ्रेंड पिछली रात उससे मिलने आया था। वो आधी रात तक वहीं था, फिर चला गया। मर्डर की खबर सुनकर वो सदमे में वहां भागा चला आता है और पुलिस तुरंत उसे पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन लौटने पर सबको जॉन की असली पहचान और उसके फेक इंस्पेक्टर होने की कहानी पता चल जाती है। कुछ दिन पहले जेम्स के अचानक गायब होने, उसके छोड़े हुए लेटर और उसमें लिखी गई चेतावनी, किसी से संपर्क मत करना की बातें भी अब खुलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन कई सवाल अभी भी हवा में लटके हैं। जॉन केवल जेम्स की वर्कशॉप में जाकर शांत दिमाग से क्लू तलाशना चाहता था, लेकिन हर बार उसे किसी नए जटिल केस में उलझा दिया जाता है। इसी बीच जब सभी घटनाएं जोड़कर देखी जाती हैं, तो टीम को समझ में आता है कि असल में होली का जॉन और जेम्स के साथ कोई रोमांटिक अफेयर था ही नहीं। वो बार बार जॉन के पास इसीलिए आती रही क्योंकि उसे शुरू से शक था कि ये असली जेम्स नहीं है। उसने अफेयर वाली झूठी कहानी भी जानबूझकर गढ़ी थी ताकि जब वो जेम्स से इस बारे में बात करे और उसे कुछ याद ना हो तो पक्का हो जाए कि ये जुड़वा भाई जॉन है। इसलिए उसकी सीनियर इस पूरे स्कैंडल की गंभीरता समझते हुए सभी से कहती है कि जॉन की असली पहचान का राज फिलहाल सीक्रेट रखा जाए, बाहर भी और टीम के अंदर भी, क्योंकि अब मुश्किल ये है कि सब उस पर और उसकी खास पजल हल करने की काबिलियत पर निर्भर हो चुके हैं, जिसने बार बार नामुमकिन से लगते केसेस सुलझाए हैं। टीम को जबरन घर भेज दिया जाता है कि वो आराम करें। रात को कार्टर चुपके से होली के केस की फाइल जॉन के पास लेकर आता है और कहता है कि वो बस इतनी मदद कर सकता है, आगे जॉन को अकेले ही सब निकालना होगा।
उस रात जॉन क्राइम सीन की फोटोज से पूरा केस अपने दिमाग में दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है। वो लूसी के नजरिए से हर कदम इमेजिन करता है। लूसी अकेली अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंची। इंटरकॉम पर उसने होली का नाम देखा। उसे लगा कि दरवाजा बंद होगा, शायद बेल बजानी पड़ेगी, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है। उसे जेम्स से जुड़े क्लू के नाम पर यहाँ बुलाया गया था, इसलिए सावधानी में उसने अपने साथ लाया चाकू भी ले लिया और धीरे धीरे अंदर गई। कमरे के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि होली पहले से ही फर्श पर खून से लथपथ पड़ी है। वो सदमे में जड़ हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने देखा कि होली अभी भी पूरी तरह से मृत नहीं है। उसकी सांसें चल रही हैं। घबराहट और डर के मारे लूसी भागने लगी। हाथ में चाकू लिए ही बाहर निकल आई। ठीक उसी समय पड़ोसन ने शोर सुनकर पुलिस को फोन कर दिया और बाहर आकर उसे देख लिया। ये सारी बातें जॉन एक एक करके अपने पजल बोर्ड पर फिट करता है। अगली सुबह जब केस फाइल औपचारिक रूप से खोली जाती है, तब तक जॉन अपनी थ्योरी पूरी कर चुका होता है, लेकिन अंतिम नतीजा निकालने के लिए उसे वही पुराना तरीका चाहिए। केस से जुड़े सभी लोगों को एक जगह क्राइम सीन के रिक्रिएटेड मॉडल के सामने बैठाकर उनके चेहरे और रिएक्शन को पढ़ना। ठीक उसी समय उनकी सीनियर आती है और जॉन को आखिरी बार केस प्रेजेंट करने का मौका देती है। टीम मिलकर ऑफिस के अंदर क्राइम सीन का एक मॉडल तैयार करती है। फर्नीचर की पोजीशन, दरवाजा, खिड़की, सब कुछ तस्वीरों जैसा। जब सारे संदिग्ध वहां लाए जाते हैं, जॉन अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है। वो सबसे पहले ये लाइन रखता है, ये कोई प्लान्ड प्रोफेशनल मर्डर नहीं, बल्कि अनजाने में हुआ किलिंग है। वो बताता है, लूसी तय समय से आधा घंटा पहले होली के अपार्टमेंट में पहुंच गई थी, क्योंकि होली ने उसे कहा था कि उसके पास जेम्स से जुड़ा एक अहम सुराग है। किलर को ये पता ही नहीं था कि आज किसी और के आने की संभावना है, इसलिए जैसे ही उसने लूसी के आने की आहट सुनी, वो घबराकर कहीं छुप गया। जॉन बताता है कि जिस रात लूसी होली के घर पहुंची, उसने किचन काउंटर के पीछे झांककर देखा तो होली पहले से ही चाकू लगी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। घबराहट में लूसी ने अपने हाथ में पकड़ा सेफ्टी नाइफ वहीं काउंटर पर रख दिया। इसी बीच जो असली किलर पहले से घर में छुपा हुआ था, वो चुपके से काउंटर की दूसरी तरफ आ गया। उसका पहला इरादा था कि मौका देखकर भाग जाए, लेकिन काउंटर पर रखा चाकू देखकर उसका प्लान बदल गया। उसने लूसी की गलती का फायदा उठाया, अपने इस्तेमाल किए हुए मर्डर नाइफ को लूसी के नाइफ से बदल दिया, ताकि बाद में घबराहट में लूसी वही नाइफ उठा ले जिससे कत्ल हुआ है और उस पर उसके फिंगरप्रिंट आ जाएं। ये सब करने के बाद किलर चुपचाप वहां से निकल गया। लूसी ने एक जरूरी बात पहले नहीं बताई थी। उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी, लेकिन सदमे और स्ट्रेस में ये डिटेल दिमाग से निकल गई। वो इतनी घबराई हुई हालत में थी कि उसे समझ ही नहीं आया और उसने अनजाने में वही मर्डर वेपन हाथ में उठा लिया। उसे इस बात का होश तक नहीं रहा। यही पूरी घटनाओं की असली चेन थी। अपने शक को साबित करने के लिए जॉन ने किचन से सारे चाकू मंगवाए। पहली नजर में वो आम घरों वाले चाकू किचन नाइफ जैसे ही लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि एक चाकू बाकी चाकुओं से लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर निकला हुआ है। वही लूसी का अपना नाइफ था। जॉन की थ्योरी के अनुसार उसी नाइफ पर लूसी के फिंगरप्रिंट तो होंगे ही, साथ ही किलर के भी होने चाहिए, जिसने उसे होल्डर में लगाकर स्वैप किया था। ये सुनते और देखते ही होली का बॉयफ्रेंड टूट गया। वो और झूठ नहीं बोल पाया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि ये सब उसकी तरफ से अनजाने में हुआ है। झगड़े के दौरान गलती से वार घातक हो गया। इस बार जॉन ने लूसी की बेगुनाही साबित कर दी और मर्डर केस ऑफिशियली वहीं क्लोज हो गया। लेकिन बाद में भी जेम्स की सीनियर ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और असली तस्वीर सामने आई। उसने जॉन को बताया कि असली कातिल होली का बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसका दूसरा पार्टनर था, जो कि उसके साथ मिलकर इंफॉर्मेशन ट्रैफिकिंग में शामिल था। होली खुद पुलिस की अंदरूनी जानकारी गुप्त रूप से बाहर बेच रही थी। वो हैकिंग सॉफ्टवेयर से स्टाफ की सैलरी में हेराफेरी करती, इंटरनल फाइल्स को मीडिया और दूसरे खरीदारों को बेचती थी। सबसे डराने वाली बात यही निकली कि ब्लॉगर सिंक्लेयर, वही जिसका मर्डर किया गया था, वो कभी होली की मुख्य क्लाइंट्स में से एक रही थी। पुलिस ये भी नहीं जान पाई कि उसने कौन कौन सी जानकारी बेची, क्योंकि ऑनलाइन सारे डिजिटल सबूत साफ कर दिए गए थे। जब सिंक्लेयर का केस हुआ था, सबसे पहले जेम्स ही क्राइम सीन पर पहुंचा था, लेकिन 24 घंटे के भीतर हेडक्वार्टर से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दी गई, ठीक वैसे ही जैसे बाद में होली के मामले में किया गया, और जेम्स तथा उसकी टीम को केस से अलग कर दिया गया। फिर भी पर्दे के पीछे असली जांच पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। थोड़े समय के बाद 2 ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट जमा की, जिसमें लिखा था कि ये एक चोरी के दौरान हुई हत्या है, यानी रॉबरी मर्डर। वो कितने ही प्रोफेशनल हों, ऊपर से दबाव इतना था कि कुछ ही समय में उन्हें भी केस से हटा दिया गया और नैरेटिव वही रह गया जो ऊपर वाले चाहते थे।
होली को पता चल चुका था कि जेम्स का ट्रांसफर हो गया है और उसकी जगह अब जॉन सिस्टम के भीतर रहकर चुपचाप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसने सोचा कि वो जॉन को ब्लैकमेल करके पैसे लूट सकती है, लेकिन उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हालात और उलझ गए, इसलिए उसने पहले जॉन को परखने के लिए अफेयर वाली झूठी कहानी गढ़ी ताकि वो कंफ्यूज हो और उसकी असली पहचान उजागर हो जाए। साथ ही होली प्लान कर रही थी कि जॉन और लूसी दोनों से पैसा ऐंठे, लेकिन इससे पहले उसका पार्टनर उसके बिटकॉइन अकाउंट तक पहुंच गया। अकाउंट में रखी रकम बराबर बांटी नहीं गई थी। हिस्सेदारी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और वही झगड़ा आखिरकार होली की मौत की वजह बन गया। ये सब सिंक्लेयर केस के बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा नतीजा था। एक केस से जुड़ी साजिश की लहरें कई लोगों की जिंदगियों तक फैल गई। फिर भी सबसे बड़ी पहेली यही रही कि वो बड़ा हाथ कौन है जो बार बार जेम्स को सच के करीब पहुंचने से रोकने के लिए इतना सब कर रहा है। सिंक्लेयर केस की पूरी फाइल आधिकारिक तौर पर हेडक्वार्टर भेज दी गई, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट वैन वहां पहुंची तो वैन बिल्कुल खाली थी। फाइलें रास्ते में ही गायब थी। ड्राइवर की जांच भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। सब कुछ रहस्य बनकर रह गया। अब जॉन बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। अगर वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखता तो उसकी अपनी फैमिली भी सीधे खतरे में आ सकती थी। इसलिए सबकी सुरक्षा के लिए उसे मजबूरन अपने भाई की जगह रेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ा, यानी जेम्स के नाम से इस्तीफा दे दिया। जब जॉन जेम्स की पहचान छोड़कर सीनियर के केबिन से बाहर निकला तो अपने पुराने जीवन में लौटने का रास्ता उसके सामने था। अब उसे कम से कम ये तो समझ में आ चुका था कि उसके भाई के गायब होने के पीछे के क्या कारण थे, इसलिए दिल का थोड़ा बोझ तो हल्का हुआ। फिर भी उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो चुपचाप जेम्स की मदद करता रहेगा। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकला, उसे एक वॉइस मेल मिला। ये संदेश खुद जेम्स का था। जेम्स ने कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि जॉन इस पूरे मामले में फंस जाएगा। उसे ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो सच की तलाश नहीं छोड़ेगा। उसके शब्दों में कैम्ब्रिज पुलिस स्टेशन अंदर से सड़ चुका है और वो इसीलिए गायब हुआ ताकि उसकी बीवी और बेटे पर कोई सीधा खतरा ना आए। वो अपनी जांच को अंत तक ले जाएगा। उधर जॉन जब जेम्स के घर लौटता है तो कार्टर वहां आता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया है। एक पुलिस स्टेशन की तरफ से जॉन के नाम कंसल्टेंट जॉब ऑफर, मतलब जब भी जरूरत हो जॉन आधिकारिक तौर पर भी पुलिस के लिए केस सुलझाने लौट सकता है। लूसी बहुत खुश होती है। अब उन्हें खुलकर मिलकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने की उम्मीद दिखती है। लेकिन तभी जॉन को जेम्स का एक और वॉइस मेल मिलता है जिसमें जेम्स अनुरोध करता है कि लूसी और अपने बेटे को इस मुसीबत से बचाकर कहीं दूर ले जाओ। जेम्स का बेटा कड़वाहट में कहता है कि उसका बाप उस परिंदे की तरह है जो घोंसले में बच्चे को छोड़कर उड़ जाता है और फिर लौटकर नहीं आता। यही सुनकर जॉन को एहसास होता है कि जेम्स का मैसेज भी एक तरह की पजल है। वो तुरंत उस एनिमल बुक को ढूंढता है जो उनके पिता ने बचपन में दी थी। उसे वो पेज मिलता है जिसमें घोंसला बनाने वाली चिड़िया यानी बर्ड का जिक्र था और ये सीधे उनके पास रखी ऑरेंज नोटबुक के कोड से जुड़ता है। जॉन कोड्स को सुलझाने में माहिर था। उसे समझ में आ जाता है कि नोटबुक में लिखे नंबर दरअसल रो नंबर है और हर रो की पहली अक्षर से एक गुप्त संदेश बनता है। पहला पेज डिकोड करने पर एक शिपिंग कंटेनर का एड्रेस निकलता है। तीनों जॉन, लूसी और बेटा रात भर ड्राइव करते हुए डॉक तक पहुंचते हैं जहां कंटेनरों की पंक्तियां लगी हैं। वो कंटेनर नंबर 7 खोलते हैं। अंदर उन्हें वही मिलता है जिसे दुनिया समझती थी कि गायब है, यानी सिंक्लेयर केस की पूरी मूल फाइलें। मतलब साफ था, जेम्स ने फाइलें सिर्फ चुराई नहीं बल्कि सुरक्षित जगह स्टोर करके रखी थी ताकि कोई उन्हें मिटा ना सके। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीजन पसंद आया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब कुछ ही हफ्तों में इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, इसलिए उसके आते ही मैं आपके सामने दूसरा सीजन भी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन तब तक ऐसी ही सीरीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।